सो लेट्स बिगिन। कल की क्लास में हमने यहाँ कैटेगरी शो की थी। कैटेगरी के नाम और इमेज डायनामिकली आ रहे हैं, लेकिन ये जो नीचे काउंट लिखा हुआ है ना, ये हार्ड कोडेड आ रहा है सबका 100 ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जिस कैटेगरी में जितने आइटम्स हों उतने ही यहाँ डायनामिकली काउंट होकर शो होना चाहिए। प्लस देखें यहाँ भी कैटेगरीज शो हो रही हैं, यहाँ भी कैटेगरीज शो हो रही हैं, यहाँ प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, और अगर आप अल्टीमेटली फ्यूचर में अगला पेज बनाएंगे तो वहाँ भी प्रोडक्ट शो हो सकते हैं। तो बिफोर मूविंग अहेड, बिफोर टॉकिंग अबाउट इवन ऑथेंटिकेशन, हमने जो गंद मचाया ना थोड़ा सा, हम उसको पहले साफ़ करेंगे। गंद कैसे मचाया कि अभी तक हम लोग थे थोड़े से बिगिनिंग स्टेज पे, मतलब काइंड ऑफ लाइक बहुत बिगिनिंग भी नहीं है लेकिन इंटरमीडिएट स्टेज पे। तो हम बहुत बेसिक प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं डेटा फैचिंग की और सारे काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आपको नहीं लग रहा कि बहुत सारी रिपीटिशन कर रहे हैं हम? और अगर नहीं लग रहा तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल पीछे इमाम साहब के। यानी रेपिटेशन से कि मेरी क्या मुराद है कि यहाँ पे देखें कि मैं गेट ऑल कैटेगरीज कर रहा हूँ। किस कंपोनेंट में हूँ मैं? कैटेगरीज़ के कंपोनेंट में हूँ। तो कैटेगरीज़ के कंपोनेंट में जो काम कर रहा हूँ ये वाला, एग्जैक्टली यही काम मैं नेवबार के अंदर भी कर रहा हूँ, क्योंकि नेवबार के अंदर भी मुझे कैटेगरीज चाहिए। तो कैन यू सी इट? इसमें और इसमें एक ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं है। तो प्रोग्रामिंग में वैसे एक प्रिंसिपल होता है ड्राई, डोंट रिपीट योर सेल्फ। ड्राई का प्रिंसिपल क्या कहते हैं? डोंट रिपीट योर सेल्फ। यानी एक ही काम को बार बार रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना करें। अभी मेरी कैटेगरीज दो जगहों में शो हो रही हैं। ये मेरा नेवबार का कंपोनेंट है, यहाँ भी मैं कैटेगरीज को शो कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली कैटेगरीज को शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जाके कैटेगरीज को फेच करना पड़ेगा। ये मेरा होम पेज, और होम पेज के अंदर कैटेगरीज का कंपोनेंट्स है, तो यहाँ फिर कैटेगरीज को फेच करना पड़ना है। मुस्तकबिल में हो सकता है मैं किसी इनर पेज में जाऊँ और इनर पेज पे फिर मुझे कैटेगरीज डिस्प्ले करनी हो, तो मैं फिर वही सारा काम रिपीट करूँगा। हो सकता है कि किसी तीसरे पेज में फिर जाकर मुझे क्या करना पड़े? कैटेगरीज डिस्प्ले करनी हो, तो मुझे फिर कैटेगरीज को फेच करना पड़ेगा। तो व्हाट इज बीइंग डन इज, तो पहले आप प्रॉब्लम समझ गए कि मैं बहुत सारी जगहों पे क्या कर रहा हूँ? रेपिटेशन कर रहा हूँ। गॉट इट? ये नहीं करना आपने। जब भी आपको लगे कि आपने एक ही काम मल्टीपल जगहों पे करना है, तो आप उस काम को करने की एक सेंट्रलाइज्ड लॉजिक लिखें, यानी एक सेंट्रल फंक्शन लिख दें और उसी फंक्शन को रीयूज़ कर लें, बजाय इसके कि बार बार फंक्शन डिफ़ाइन करें और डिफ़ाइन करके उसे कॉल करें। यहाँ पे अगर आप देखें तो आप ये क्या कर रहे हैं? गेट ऑल कैटेगरीज का फंक्शन डिफ़ाइन कर रहे हैं, इज़न्ट इट? यहाँ पे क्या कर रहे हैं? गेट ऑल कैटेगरीज का फंक्शन डिफ़ाइन कर रहे हैं, और ये डेफिनेशन और फंक्शन कॉलिंग किसके अंदर कर रहे हैं? यूज़ इफेक्ट के अंदर कर रहे हैं। यहाँ भी यूज़ इफेक्ट के अंदर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे 4 और जगह मुझे ज़रूरत पड़ सकती है फ्यूचर में जहाँ मैं कैटेगरीज को डिस्प्ले करूँगा। तो दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक नॉट रिकमेंडेड, या नॉट रिकमेंडेड तो नहीं कह लें कि अभी तक चूँकि हम बेसिक थे, तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ बेसिक अप्रोच। गलती इसमें कोई भी नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छे तरीके अवेलेबल हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट। जब भी आपको इस तरह का काम करना हो तो आप उस काम के लिए अपनी हुक बना लें। क्या बना लें? एंड दैट्स टुडेज फर्स्ट टॉपिक, कस्टम हुक। आज तक हम बिल्ट इन हुक्स यूज़ करते हैं, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज रेफ, यूज पैरम्स, यूज नेविगेट वगैरह वगैरह कुछ यूज़ किए हैं, कुछ शायद आपने पहली दफ़ा सुनी हो। तो इसका मतलब है कि आज पहली दफ़ा है कि हम अपनी कस्टम हुक बनाने जा रहे हैं। और हुक के बारे में मैंने क्या कहा था? इट्स जस्ट अ फंक्शन, उसकी कुछ स्पेशल कन्वेंशन है, उसको फॉलो करें। तो पहली बात तो ये है कि इस बात का जवाब अब आपके पास होना चाहिए कि वाई आई एम गोइंग टू राइट अ कस्टम हुक, बिकॉज आई हैव अ फंक्शनैलिटी दैट आई एम रिपीटिंग ऑन डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो मुझे उस सारी फंक्शनैलिटी को एक हुक में डिफ़ाइन करना है, और फिर जिस तरह यूज़ स्टेट की हुक जहाँ चाहिए होती है वो इंपोर्ट करके उसे यूज़ कर लेता हूँ, वैसे ही अब मैं अपनी हुक बनाऊँगा, और जहाँ पे मुझे वो हुक चाहिए होगी मैं उसे क्या कर लूँगा? इंपोर्ट करके यूज़ कर लूँगा। तो बजाय डिफरेंट जगहों पे रिपीट करने के, मैं एक ही जगह लॉजिक डिफाइन करूँगा और बाकी हर जगह उसे कॉल कर दूँगा। ऑनलाइन स्टूडेंट मुझे आप भी बता दें, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ गई है? किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा हूँ? सही, हमने यस पढ़ी सर, तो है आगे। ठीक ये है, हमने पढ़ा हुआ है। गुड। तो कस्टम हुक अगर आपने पढ़ी है तो वेल एंड गुड। मुझे मेरा नहीं ख्याल हमने कस्टम हुक पढ़ी है कहीं। जनरल सर फंक्शन, उसने पहले भी प्रॉप पास किया था हमने। नहीं नहीं नहीं, वो प्रॉप और चीज़ है, कस्टम हुक नहीं और चीज़। नहीं, कस्टम हुक बना के उसे प्रॉप पास किया था। ओह ग्रेट, आपने पढ़ लिया, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम फिर ठीक है, फिर फिजिकल जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये काम है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे? सबसे पहले
क्लाइंट में जाएंगे और क्लाइंट में जैसे अभी फोल्डर्स है ना, मैंने सोर्स में सब कुछ रखा है, एसेट्स है, कंपोनेंट्स है, पेजेस है। तो यहाँ सोर्स के फोल्डर में रिकमेंडेड है कि एक नया फोल्डर बना लें जिसको हम क्या बोलेंगे, हुक बोलेंगे। ठीक है, हुक क्यों, रीयूजेबल लॉजिक को हम क्या कहाँ डाल देंगे, हुक में रखेंगे। इस हुक के अंदर हम ये हुक किस लिए बना रहे हैं, डेटा फेच करने के लिए। किस लिए बना रहे हैं, अच्छा अभी तक हम डेटा फेच करें सिर्फ कैटेगरीज का, हम प्रोडक्ट का डेटा फेच करेंगे उसी हुक को यूज़ करेंगे, हम कैटेगरी का मल्टीपल जगहों पे डेटा यूज़ करेंगे उसी हुक को यूज़ करेंगे। कल जब हम ऑर्डर्स प्लेस करेंगे तो ऑर्डर्स की हुक, सेम हुक यूज़ करेंगे ऑर्डर गेट करने के लिए, यूज़र्स को लिस्ट करने के लिए सेम हुक यूज़ करेंगे। यानी जहाँ भी डेटा फेचिंग करेंगे उस डेटा फेचिंग के लिए हम हुक सेम इस्तेमाल करेंगे, सेम फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो एक दफ़ा लिख लेते हैं, सदा जान छूट जाएगी। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। हुक डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आप हुक को नाम दें। कन्वेंशन ये है कि जो हुक है ना, हुक इज़ अ फंक्शन, पहली बात कंसिडर कर लें, हुक इज़ नथिंग, इज़ अ फंक्शन। लेकिन उसकी एक स्पेशल कन्वेंशन है कि हुक ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ लफ्ज़, विद अ वर्ड यूज़। गॉट इट। तो चूंकि मैं डेटा फेच करने की हुक लिख रहा हूँ तो यूज़ वर्ड तो कन्वेंशन है कि स्टार्ट उसी से करना है और आगे क्या लिख दें, फेच। आप इसके अलावा कोई भी नाम दे सकते हैं, ट्रस्ट मी, इट डजंट नेसेसरीली बी अ यूज़ फेच। लेकिन चूंकि नाम से ताकि काम भी ज़ाहिर होना चाहिए, तो सिंस आई एम गोइंग टू डू अ डेटा फेचिंग, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू डू दिस। अब यहाँ पे मैंने आपको जैसे कहा कि कॉन्स्ट यूज़ फेच दिस 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 दिस, मुझे यहाँ पे एक यूज स्टेट चाहिए और मैं इसे इंपोर्ट यूज स्टेट। अभी तक मुझे बताया मैंने कोई स्पेशल अनहोनी की है, सिंपल एक फंक्शन लिखा और उस फंक्शन के अंदर मैंने एक स्टेट डिक्लेयर कर दी। ये स्टेट क्या करेगी, जब एपीआई से डेटा आएगा तो एपीआई से डेटा इसमें आके क्या कर देगी, डाल देगी। ठीक है, अगली चीज़ मुझे यहाँ पे देनी है दूसरी स्टेट। अगर कोई एरर आए तो मुझे एरर सेट करना है और जब तक डेटा वापस नहीं आता तब तक मुझे लोडिंग स्टेट में उसे दिखानी है। ठीक है, लोडिंग स्टेट आपको पढ़ाइए ना क्या होती है, लोडिंग ट्रू और लोडिंग फॉल्स करना एपीआई में। लेट मी, यस यस यस, मैं सर लोडर आ जाता है। यस यस, मैं वो फिजिकल से पूछूं, आपको तो पढ़ाई भी है ये बेटा, ये की भी है ना, क्या करें साथ कि जब एपीआई को कॉल जाती है तो लोडिंग स्टेट ट्रू कर दो और जब वापस आती है तो लोडिंग स्टेट फॉल्स कर दो। यानी जब बटन पे क्लिक करते हैं तो बटन लोडिंग करना शुरू कर देते हैं। तो यह मैंने पढ़ी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, सो ये तीन चीज़ें। अब इसके साथ मुझे चूँकि डेटा फेच करना है तो मुझे क्या करना है, यूज़ इफेक्ट, और इसको मुझे एग्जैक्टली जो लॉजिक मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ ना यूज़ इफेक्ट के अंदर, मैं इस लॉजिक को कॉपी करता हूँ और इसको मूव कर देता हूँ यहाँ पे सेंट्रल जगह पे। अब ये कैटेगरीज के बजाय क्या होना चाहिए, सेट डेटा, और यहाँ पे ये होना चाहिए। ये चीज़ मैंने 100% वहीं से कॉपी की है एग्जैक्ट। ठीक, लेकिन मेक श्योर करें कि ये चीज़ सारी की सारी कहाँ हो, यूज़ इफेक्ट के अंदर। तो आप इसको यूज़ इफेक्ट समेत कॉपी करें, कॉपी कर लें यहाँ से और यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर लें और यहाँ पे आके इसे यूज़ इफेक्ट इंपोर्ट भी कर लिया। अब गेट ऑल कैटेगरीज के बजाय मैं इसे जेनेरिक नाम दूंगा। क्यों, क्योंकि सेम हुक यूज़ करूँगा प्रोडक्ट को गेट करने के लिए, सेम हुक यूज़ करूँगा ऑर्डर्स को गेट करने के लिए, सेम हुक यूज़ करूँगा यूज़र्स को गेट करने के लिए, सेम हुक यूज़ करूँगा कैटेगरीज को गेट करने के लिए। तो यहाँ गेट ऑल कैटेगरीज के बजाय क्या करूँ, गेट डेटा जनरल फंक्शन दे दें और यहाँ भी क्या कर दें, गेट डेटा, और जो लोड और स्टेट है सेट कैटेगरीज के बजाय क्या कर दें, सेट डेटा। नहीं, अभी इसी को जेनेरिक बनाऊंगा ना, देखिएगा अभी मज़ा ना आया तो पैसे वापस। क्या हमें और कुछ नहीं करना, बस ये हमारी हुक बन चुकी है। ठीक है, आखिरी चीज़, जब भी इस हुक को कॉल करेंगे तो मैं चाहता हूं कि ये हुक क्या रिटर्न करे, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करे। यानी अगर आप कोई फंक्शन मल्टीपल डेटा आइटम्स किसी फंक्शन से रिटर्न करवाने हैं तो मल्टीपल डेटा आइटम तो फंक्शन रिटर्न नहीं कर सकता, तो उसका क्या बना लें, ऑब्जेक्ट में रैप कर लें। तो क्या क्या रिटर्न करेगा, डेटा रिटर्न करे,
अगर कोई एरर है तो एरर रिटर्न करे और लोडिंग स्टेट रिटर्न करें, यानी जो भी लोकल स्टेट्स आपने यहाँ ली हुई हैं, डेटा, एरर और लोडिंग, ये यहाँ से रिटर्न कर दो। समझ आई बात? अब ये वाली हुक जब भी कॉल होगी तो ये सिर्फ डेटा कहाँ से फेच करेगी? कैटेगरी से फेच करेगी। तो ये जेनेरिक फंक्शन तो अभी तक नहीं बना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ यार कि मैं यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ ये URL यहाँ पे पास नहीं करूँगा, लेट मी डिलीट इट, बल्कि जब भी कोई बंदा यूज़ फेच कॉल करेगा साथ में वो URL वहीं से पास करेगा। अगर कोई कैटेगरी के कंपोनेंट से यूज़ फेच कॉल करेगा तो कैटेगरी वाला URL पास करेगा, अगर कोई प्रोडक्ट वाले कंपोनेंट से यूज़ फेच कॉल करेगा तो प्रोडक्ट का URL पास करेगा। तो यानी URL किससे पास करवाएं? जहाँ से ये फंक्शन कॉल होगा वही URL आपके आके इस फेच को दे दें, और यही URL आप यूज़ इफेक्ट की डिपेंडेंसी अरे में दे दें, ताकि ये यूज़ इफेक्ट तब रीट्रिगर हो जब URL में चेंज आए। डिपेंडेंसी अरे का मतलब यही है ना कि यूज़ इफेक्ट को कब ट्रिगर करवाना है। वन टाइम तो ट्रिगर होगी, बाकी तब ट्रिगर हो जब URL में कोई URL में चेंज आने का मतलब क्या है कि अब कोई दूसरा डेटा चाहिए उसको। गॉट इट? सो मुझे बताएं कि यहाँ तक ये कस्टम हुक समझ आ गई है? ये आपकी कस्टम हुक तैयार हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा एक देखें, अभी ये सेट एरर भी कहीं यूज़ नहीं कर रहा और सेट लोडिंग भी कहीं यूज़ नहीं कर रहा मैं। गॉट इट? तो सेट लोडिंग के लिए मैं चाहता हूँ कि सेट लोडिंग का मतलब क्या है कि जब भी API में रिक्वेस्ट जाए, फैच रिक्वेस्ट लेके जाता है ना, उससे पहले सेट लोडिंग को क्या कर दो? ट्रू कर दो, और जब वापस आ जाए डेटा लेके तो सेट लोडिंग को क्या कर दो? फॉल्स कर दो। क्लियर होगी बात? आखिरी चीज़ रह गई है, मैंने एरर को तो कहीं यूज़ ही नहीं किया। एक बात याद रख लीजिएगा, याद रखिएगा, अभी जो मैं एक छोटी सी लॉजिक बताने लगा हूँ ये हम हर जगह बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। आज से पहले हमने एरर हैंडलिंग भी पूरे जावास्क्रिप्ट में फ्रंट एंड बैक एंड में नहीं की हुई, जो कि एक गलत अप्रोच है, हमें करनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन चूंकि ज़ाहिर है पहले आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ें सिखानी थी तो उस फ्लो में हमने नहीं किया। जावास्क्रिप्ट में ना एक कोड ब्लॉक है, जैसे इफ़ एल्स है, जैसे लूप है, जैसे फंक्शन है। कोड ब्लॉक है ना, इफ़ कंडीशन ट्रू होती है तो एक ब्लॉक चलता है, फॉल्स होती है तो दूसरा ब्लॉक चलता है। वैसे ही जावास्क्रिप्ट में एक बिल्ट इन एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म है। पहले ज़रा अलग से उसे समझ लें, फिर मैं ज़रा उस हुक में उसे इस्तेमाल करता हूँ। जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म है। बिल्ट इन एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म का मतलब यह है कि जावास्क्रिप्ट ने खुद एक तरीका बताया हुआ है कि जब भी आपने अपनी एप्लीकेशन में किसी एरर को हैंडल करना हो तो मेरे इस तरीके बताए हुए तरीके से हैंडल करो। कैसे? एक ब्लॉक होता है जिसे हम कहते हैं ट्राई कैच ब्लॉक। ठीक, ट्राई का मतलब आप, ये कीवर्ड है ट्राई, उसके बाद एक कोड ब्लॉक लिखते हैं, फिर आप कैच लिखते हैं और कैच में कोई भी एक आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, कोई भी वेरिएबल का नाम दे दें, नॉर्मली ये एरर होता है, और उसके बाद उसका ब्लॉक होता है। यानी ये दो ब्लॉक हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इफ एल्स में दो ब्लॉक हैं। ये दो ब्लॉक क्या करते हैं? अगर यहाँ दी जाने वाली कंडीशन ट्रू होगी तो कौन सा ब्लॉक चलेगा? इफ़ वाला, और एल्स वाला इग्नोर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे आने वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो पहले वाला ब्लॉक इग्नोर हो जाएगा, दूसरे वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इफ एल्स का तो पता है ना। एग्जैक्टली यही काम है कि जब भी कोई ऐसा कोड आप लिखने लगें जिसमें आपको डाउट हो कि इस कोड में एरर आ सकता है, इस कोड में, तो उस कोड को उठा के आप किधर लिखें? ट्राई ब्लॉक के अंदर। उस कोड को उठा के किधर लिखें? ट्राई ब्लॉक के अंदर। तो ये ट्राई ब्लॉक क्या करेगा? ट्राई का मतलब ट्राई, ये कोशिश करेगा इस ब्लॉक में आने वाले तमाम कोड को एग्जीक्यूट करने की। अगर इसकी ट्राई ब्लॉक में मौजूद कोड की एग्जीक्यूशन में कोई भी एरर आता है तो ये उस एरर को पकड़ के कैच ब्लॉक में थ्रो कर देता है इस ऑब्जेक्ट के अंदर। यानी ये ट्राई ब्लॉक को छोड़ देता है वहीं पे, जो इसे एरर मिलता है वो उस एरर को उठा के हमें इस वेरिएबल में अवेलेबल कर देता है, और यहाँ कैच में आके हम एरर को हैंडल करते हैं। क्या करते हैं? एरर को हैंडल करते हैं। दिस इज़ द एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म ऑफ जावास्क्रिप्ट। आज के बाद चूँकि मैं ट्राई कैच अभी आपको बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगा, हर जगह पे यूज़ करूँगा। और इसका पर्पज़ क्या होगा जहाँ भी यूज़ करूँगा? एरर हैंडलिंग, ग्रेसफुल एरर हैंडलिंग। यानी आज आपने देखा है कि कोई भी एरर आ जाता है तो हमारा सर्वर क्रैश कर जाता है। क्रैश तो नहीं करना चाहिए, रियल टाइम में तो क्रैश नहीं करेगा। तो क्रैश करने के बजाय
एक्चुअल वो एरर पकड़ के यूज़र को दिखाएं, भाई ये एरर है, क्रैश ना करें। तो आज से पहले ये तरीका सिखाया नहीं, क्योंकि ट्राई कैच नहीं सिखाया। तो सिंपल, या तो ट्राई ब्लॉक चलता है, अगर ट्राई ब्लॉक में कोई एरर आएगा तब कैच ब्लॉक चलेगा, वरना कैच ब्लॉक क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद एक तीसरी चीज भी लगती है जिसे हम बोलते हैं फाइनली। तो अब आप इसे सिर्फ ट्राई कैच नहीं बोलेंगे, बल्कि ट्राई कैच फाइनली, ये तीसरी ऑप्शनल है कि आप लिखें ठीक, ना लिखें तब भी ठीक। फाइनली का ब्लॉक क्या करता है, जैसे मैंने कहा ना कि ट्राई का ब्लॉक चलेगा, अगर कोई एरर नहीं है तो कैच का ब्लॉक चलेगा ही नहीं, इग्नोर हो जाएगा। और अगर ट्राई के अंदर कोई एरर है तो फिर वो उसे कैच ब्लॉक में थ्रो कर देगा। देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाइनली, ये वाला ब्लॉक दोनों सूरतों में चलेगा, चाहे ट्राई ब्लॉक चले या कैच ब्लॉक चले, दोनों सूरतों में फाइनली लाजमी चलेगा। समझ आ गई बात। तो आज के बाद जहां पर भी मैं लिखूं ना ट्राई कैच या ट्राई कैच फाइनली, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि क्या होगा। क्लियर होगी बात। दिस इज द बिल्ट इन मैकेनिज्म through which we catch the errors that happens on the run time. सर जी जी। फाइनली के अंदर हम लोग वो वाला कोड लिखेंगे जो ठीक होगा? नहीं, फाइनली के अंदर वो वाला कोड लिखेंगे जो हमें दोनों सूरतों में चलाना होगा, यानी चाहे ट्राई चले या कैच चले, जो कोड ठीक होगा ना बेटा वो हम ट्राई के अंदर लिखेंगे। ट्राई के लेकिन अंदर चूंकि वो कोड हमारी नज़र में ठीक है, हो सकता है सर्वर डाउन हो सकता है बैकएंड पे कोई और इशू हो गया हो, तो फिर जो जी जी। हमें लगता है ठीक कोड ट्राई के अंदर, उसमें तो एरर आएगा, तो वो एरर सर्वर को क्रैश कर देगा या इवन क्लाइंट एप्लीकेशन को क्रैश कर देगा। तो हमें उस क्रैश, तो जो कोड ठीक होगा वो ट्राई के अंदर आएगा। फाइनली के अंदर एक्स्ट्रा लॉजिक आएगी, वो अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगी आपको। अभी तक फाइनली के अंदर सही या गलत वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फाइनली के अंदर वो कोड जो दोनों सूरतों में हमें चलाना है, और वो कौन सा कोड होगा अभी 2 मिनट में पता लगेगा आपको। ओके। अभी तक आपने सिर्फ इतना समझना है कि ट्राई और कैच क्या है, फाइनली की टेंशन न लें। फाइनली हम हर दफ़ा लिखेंगे भी नहीं, बड़े रेयर केसेस होंगे फाइनली लिखेंगे। ट्राई कैच फाइनली, ये बात समझ आ गई है? ओके परफेक्ट। अब ज़रा इसे प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। अब ज़रा ऊपर आएँ और यहाँ पे देखें कि मुझे एरर आने के चांसेस इस कोड में, क्यों? क्योंकि ये कोड मेरे इख्तियार में नहीं है। क्यों इख्तियार में नहीं है? क्योंकि ये कॉल जा रही है किसको? सर्वर को। जब सर्वर को कॉल जाती है तो इसका मतलब है कोड मेरे एप्लीकेशन से बाहर है ना। तो मेरी एप्लीकेशन से जो चीज़ बाहर है उस पर मेरा तो इख्तियार नहीं है। सर्वर डाउन हो सकता है, सर्वर स्लो हो सकता है, इंटरनेट की स्पीड स्लो हो सकती है, डाटा वापस नहीं मिल सकता, डाटा करप्ट हो सकता है, डाटा फॉर्मेट गलत हो, कुछ भी हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर कोड के बारे में मुझे डाउट है, या इस सारे को ही कह लें, इस पूरे फंक्शन को, कि यार यहाँ पे क्या आ सकता है? एरर आ सकता है। आप इस सारे कोड को कट करें और इसको किधर लिख दें? ट्राई कैच फाइनली। क्लियर? अब जो कोड आपने कट किया है ना, उसको आप इधर लिख दें ट्राई के अंदर। क्लियर? अब बेशक लोडिंग को बाहर निकाल दें, लोडिंग तो लोकल स्टेट है ना, इसमें एरर आने के चांसेस तो नहीं है। अंदर लिखा भी रहने दे, कोई मसला नहीं है, दैट्स परफेक्टली फाइन। अब ट्राई का मतलब क्या है? ये कोड चलने की कोशिश करेगा। अगर तो ये कॉल सक्सेसफुल हो गई, कोई नेटवर्क एरर नहीं, कोई सर्वर डाउन नहीं, कोई नेट स्लो नहीं, सब कुछ ठीक है, तो ये सारा कुछ चल जाएगा, कैच में आएगा ही नहीं, कैच ब्लॉक चलेगा ही नहीं। लेकिन थिंक ऑफ इट, अगर यहाँ पे कोई एरर आ जाता है तो फिर जावास्क्रिप्ट खुद उस एरर को पकड़ेगा और कहाँ थ्रो कर देगा? एरर के ऑब्जेक्ट में। इस एरर के ये एरर हमेशा एक ऑब्जेक्ट होगा। ये एरर हमेशा क्या होगा? इसमें बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन भी होगी, लेकिन एक इस ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी मैसेज नाम से होगी, जिसमें जावास्क्रिप्ट खुद मैसेज जाके सेट कर देगा। क्या सेट कर देगा? यानी एरर डॉट मैसेज। तो मैंने यहाँ पे जाना है और मैंने यहाँ पे लिखना है जी सेट एरर। अच्छा, मैं इस लोडिंग को ना, चले अभी ये जो सेट एरर है कि अगर
ट्राई ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते हुए कोई एरर आया है तुम्हें, तो वो एरर किधर, ये तो जावास्क्रिप्ट खुद करेगा कैच ब्लॉक तक। अब मैं कैच ब्लॉक में उस एरर को पकड़ के कहां सेट कर दूंगा, क्लियर होगी बात? अगर ये कोड एग्जीक्यूट करते हुए जावास्क्रिप्ट को कोई एरर मिला, सर्वर ने रिस्पॉन्ड ना किया, सर्वर स्लो हुआ, सर्वर क्रैश हो गया, सर्वर बंद हो गया, सर्वर हैक हो गया, कुछ भी हुआ, तो ये एरर उठा के किधर देगा, इस एरर के ऑब्जेक्ट में। और मैंने कहा चूंकि ये ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, किस नाम से, मैसेज के नाम से। लेकिन अगर आप उस पर भी रिलाई ना करें तो यहाँ पे और लिख दें कि अगर तो एरर डॉट मैसेज नाम की प्रॉपर्टी सेट हुई है तो वही मैसेज किस में सेट कर दो, लोकल स्टेट एरर में। और अगर मैसेज नाम की प्रॉपर्टी सेट नहीं हुई तो फिर यहाँ पे क्या लिख दो, फॉल बैक, समथिंग वेंट रॉन्ग। क्लियर? ये फॉल बैक मैसेज है कि अगर समहाउ, यानी प्रोग्रामिंग में ना, बीइंग अ प्रोग्रामर, बीइंग अ डेवलपर, आपने हर पॉसिबिलिटी का ख्याल रखना होता है, कुछ भी पॉसिबल है। यानी एरर उसने दिया लेकिन उसको खुद समझ नहीं आई कि एरर क्या आया, और उसने एरर के ऑब्जेक्ट में मैसेज सेट नहीं किया। तो जब नहीं किया तो स्टिल हम ये चाहते हैं कि हमारी एप्लीकेशन फिर भी क्रैश ना हो। अक्सर आपने नहीं देखा कई एप्लीकेशन यूज़ करते हुए एरर आता है, समथिंग वेंट रॉन्ग। इसका मतलब क्या होता है पता है, कि जिसने वो एप्लीकेशन बनाई है उसने एरर हैंडलिंग की भी है, लेकिन उस एरर हैंडलिंग के बावजूद उस एप्लीकेशन को समझ नहीं आई कि एरर क्या है, तो उस केस में एक जेनेरिक मैसेज शो कर दे, समथिंग वेंट रॉन्ग। तो अब अगर ये मैसेज सेट होगा तो यही आएगा, जो भी नेटवर्क का मैसेज सेट होगा, और अगर ये सेट नहीं होगा तो फिर क्या होगा, समथिंग वेंट रॉन्ग। क्लियर? अब जरा देखें, मैंने जब यूज़ इफेक्ट यानी गेट डेटा का फंक्शन कॉल होगा, सेट लोडिंग ट्रू हो जाएगी, कॉल बाहर जाएगी, और अगर ये सक्सेस हो जाएगी तो सक्सेस के केस में लोडिंग क्या होना चाहिए, फॉल्स हो जाना चाहिए। लेकिन जब एरर आएगा तो एरर आने के बाद भी तो लोडिंग को फॉल्स होना चाहिए ना, यानी एरर आ चुका है, यूज़र एरर देख चुका है, तो ऐसा ना हो कि एरर भी आया है और अभी तक लोडिंग चलती है, लोडिंग को तो बंद होना चाहिए। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, सेट लोडिंग फॉल्स, क्योंकि हमारा मुद्दा यह है कि फ्रंट एंड पे या तो मैसेज आना चाहिए एरर है या सक्सेस, या लोडिंग आनी चाहिए, और जब मैसेज आ जाए तो लोडिंग ख़त्म हो जानी चाहिए। अब मुझे बताएं कि मुझे यहाँ भी लोडिंग फॉल्स करनी है, यानी अगर ट्राई चले तो तब भी लोडिंग फॉल्स करनी है, कैच चले तब भी लोडिंग फॉल्स करनी है, ये भी रिपीटेशन नहीं हो रही। आप इसको एक ही दफ़ा उठा के फाइनली में लिख दें, यहाँ से भी हटा दें, यहाँ से भी हटा दें। तो मैंने क्या बताया, फाइनली तो लाजमी चलेगा ही चलेगा, चाहे ट्राई चले या चाहे कैच चले। तो जो ही ये फंक्शन कॉल होगा गेट डेटा का, लोडिंग ट्रू हो जाएगी। अब आगे बात चली जाएगी ट्राई कैच के ऊपर। अब ट्राई चले या कैच चले, दोनों सूरतों में लोडिंग वापस क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ट्राई चलेगा तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, यानी डेटा सेट हो जाएगा, और अगर कैच चलेगा तो एरर सेट हो जाएगा, और दोनों सूरतों में लोडिंग क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। दिस इज नाउ काइंड ऑफ लाइक कॉम्प्रिहेंसिव जेनेरिक लॉजिक दैट वी विल यूज इन एवरी। सर आपने यूआरएल पास नहीं किया? अभी पास नहीं किया ना, क्योंकि जहाँ से कॉल करूँगा वहाँ से पास करूँगा ना। अभी तो फंक्शन पूरा तैयार कर लिया, एक पूरा जनरल यूज़ फेच का फंक्शन विद एरर हैंडलिंग, विद लोडिंग स्टेट, विद डेटा, और ये तीनों चीज़ें रिटर्न कर रहा है एट द एंड, डेटा, एरर, लोडिंग। अब मैं जहाँ भी डेटा फेच करूँगा ये वाली लॉजिक यूज़ करूँगा, और क्या पास करूँगा बीच में, यूआरएल। सो लेट मी डू दैट। मैं जब इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और इस सर पूरी लॉजिक, ये जो फाइनली है ये मजे की चीज है। दैट्स वाई मैंने पहले कहा था आपको कि मज़ा ना आया तो पैसे वापस के। फाइनली अभी तो मैं सिर्फ एक लाइन यहाँ एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ, फ्यूचर में हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी लॉजिक हो आप जो आपको दोनों सूरतों में एग्जीक्यूट करवानी हो। इट्स Yes, वेरी sir. इंटरेस्टिंग, नो डाउट। अब मुझे ये वाली लॉजिक से डेटा गेट नहीं करना है, गॉट इट। इसके बजाय मुझे सिर्फ एक लाइन यूज़ करनी है, और वो क्या, यूज़ फेच। यस, एक्सपोर्ट नहीं किया, दैट्स नाइस, इसलिए मुझे हिंट नहीं दे रहा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कर लें। तो आपको पता है नेम्ड फंक्शन है, तो नेम्ड फंक्शन को नेम्ड इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम, अब मैं जाके कहूँगा क्या, यूज़
फैच, और आपको पता है कि यूज फैच ऐसे ही कॉल होती है। गॉट इट? क्या करते हैं? अब इस यूज फैच को क्या पास करना है? यूज फैच क्या लेगा? एक URL। वेरी नाइस। तो ये यूआरएल पास ना कर दें। यहां से मैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी में मुझे क्या चाहिए? कैटेगरीज फेच करनी है। जब प्रोडक्ट के केस में जाऊंगा वहां पे दोबारा यूज, मैं ये कह रहा हूँ डिफाइन एक दफा किया है, कॉल बार बार करेंगे तो जेनेरिक ही हुआ ना। इसी को तो जेनेरिक बोलते हैं, और किसको बोलते हैं? यस, यानी बजाय इतना कॉम्प्लेक्स काम करने के वो हमने एक दफा करके रख लिया। अब हर जगह जहां भी फेच करना हुआ रिकॉर्ड, सॉरी हाँ यार ये ओके। सो अब मुझे बताएं कि ये यूज फेच रिटर्न क्या कर रहा है? हाय, क्या रिटर्न कर रहा है? डेटा एरर लोडिंग। ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चर ऐसे ही करते हैं ना। क्या क्या डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं? जो इस नाम की कीज वो एक्सपोर्ट कर रहा है, डेटा एरर लोडिंग, नहीं कर सकते हैं ना? दैट्स इट। दैट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट वैल्यूएबल थिंग कि आज के बाद आपने जब भी कोई काम करना है तो आपने कोशिश करनी है कि उसको जेनेरिक रखना है, ताकि हम दो प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल हैं बेटा। एक को बोलते हैं ड्राई, डोंट रिपीट योर सेल्फ, और दूसरे को बोलते हैं किस, कीप इट स्टूपिड सिंपल। हर चीज़ को ये दो प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल है। इनको थोड़ा सा पढ़ भी लीजिएगा, अक्सर इंटरव्यू में ये पूछे जाते हैं। हालांकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं, मुझे पता है, बट इट्स ऑलवेज गुड। तीन है, बल्कि एक सॉलिड प्रिंसिपल भी है, यानी आप ड्राई, किस एंड सॉलिड, ठीक है। तो लिटरल मीनिंग्स यार इन प्रोग्रामिंग, ये पता नहीं इन प्रोग्रामिंग, ड्राई का मतलब डोंट रिपीट योरसेल्फ, अ सॉफ्टवेयर प्रिंसिपल एम्ड एट रिड्यूसिंग रिपीटिशन। अक्सर आपको ये पूछा जा सकता है जी, ये यानी कहीं इंटरव्यू में तो ये टर्म्स पूछी जा सकती हैं, ठीक है। encourages reusable code, functions, modules and classes. What we are doing is we are following the principle of dry. दूसरा क्या क्या है? Keep it simple, stupid. यानी इतना सिंपल रखें चीज़ों को कि stupid लगने लगे। Got it? तो a design principle promoting simplicity in code and architecture, avoid unnecessary complexity, easier debugging, readability and maintenance. और तीसरा प्रिंसिपल है ये थोड़ा सा लंबा है, आपको शायद समझ ना आए, बट इनफैक्ट सॉलिड हर एक एब्रीविएशन है, ठीक है। एस फॉर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, ओ फॉर ओपन क्लोज प्रिंसिपल, एल फॉर लिस्को सब्सटीट्यूशन प्रिंसिपल, आई फॉर इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, डी फॉर डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। ये नाम सुन के ही बड़ा मतलब है, बट इनफैक्ट कभी मौका मिला तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। सो अभी हमारा एरर आ रहा है, तो एरर हमें पता है क्यों आ रहा है, उसे हमने अभी कंप्लीट नहीं किया। अब देखें, मैं यहाँ पे लूप किस पे लगा रहा हूँ? तो कैटेगरीज तो यहाँ से ख़त्म कर दी हैं, तो यहाँ क्या आ रहा है कैटेगरीज की जगह? डेटा। लेकिन नहीं, मैं इसे नाम कैटेगरीज ही देना चाहता हूँ, लेकिन हुक मुझे क्या दे रही है डीस्ट्रक्चर करके? डेटा नाम। तो मैं अगर इस की को रीनेम करना चाहूँ, याद रखिएगा किसी भी फंक्शन को या ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चर करते वक्त की को रीनेम कर सकते हैं लाइक दिस। यानी मुझे रिटर्न क्या हो रहा है? डेटा, उसको रीनेम कर रहा हूँ, रीनेम करके क्या दे रहा हूँ? कैटेगरीज। तो ये कैटेगरीज अब यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। क्लियर? तो डीस्ट्रक्चरिंग, अच्छा याद रखिएगा, वैसे ये काम क्या है? ऑब्जेक्ट में की वैल्यू, प्रॉपर्टीज नेम और प्रॉपर्टी वैल्यू देने का, लेकिन जब इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे डीस्ट्रक्चरिंग करते वक्त इस तरह का सिंटैक्स आ जाए, तो इसका हरगिज मतलब की वैल्यू ऑब्जेक्ट वाला नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू डीस्ट्रक्चर होके आ रही है आपको, उसको आपने रीनेम करना है। अगर ये कहीं इक्वल टू के राइट साइड पे होती है तो इसका मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी की और प्रॉपर्टी वैल्यू। क्लियर हो गया? अब जरा यहाँ पे वापस आके देखते हैं, एंड कंग्रेचुलेशंस,
वी हैव सेम एग्जैक्ट थिंग, कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन हमने बहुत ही अच्छी रीयूजेबल ड्राई प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके ये काम कर लिए। अब आप वापस जाएं, इसको कर दें ख़त्म, और इतनी कॉम्प्लेक्स लॉजिक को हमने बिल्कुल देखें, कोड भी सिंपल टू यूज़, इजी टू रीड, इजी टू फॉलो, ये हो गया। अब हम एग्जैक्टली यही काम जहाँ पे हमें दूसरी जगह कैटेगरीज चाहिए वहाँ भी चाहिए, और दूसरी जगह कहाँ चाहिए, नेप बार में चाहिए। तो आप इस सारी लॉजिक को यहाँ से कर दें ख़त्म, और यहाँ से कर दें इसको ये। अब मुझे बताएं, और या जाहिर है यहाँ पे लूप किस पे लग रही है, कैटेगरीज पे लग रही है, तो ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर दे दें, एंड यूज़ इफेक्ट सर यूज़ फैच की हुक आपने सर इम्पोर्ट नहीं किया। इम्पोर्ट नहीं की, ठीक है। सो मेक श्योर के इम्पोर्ट यूज़ फैच दिस एंड बूम। अब मुझे बताएं कि अब भी रिपीटेशन नहीं हो रही। सर वो प्रो पास नहीं कर, 2 बार नेटवर्क से कॉल जा रही है। यस यस यस। बीइंग अ रिएक्ट डेवलपर आपको कोड की ऑप्टिमाइजेशन का ख्याल भी रखना है। अभी ज़रा देखिएगा, मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके आपको दिखाता हूँ कि एक प्रॉब्लम जो हो रहा है। अच्छा, ये जो काम मैं करवा रहा हूँ ना बेटा, ये बहुत एडवांस लेवल पे आता है। मैंने इसीलिए मतलब ऑप्टिमाइजेशन, हर चीज़ का ख्याल रखना, कोई एक्स्ट्रा नेटवर्क कॉल ना जाए, ये ना हो वो ना हो। तो अब आप चूँकि बड़े हो गए हैं तो मेरा फ़र्ज़ है कि आपको समझाना, ठीक है। ये ना हो कि आप कहीं रियल टाइम की एप्लीकेशन बना रहे हो और उसमें यही बेसिक अप्रोचेस यूज़ कर रहे हो, तो वो सर गाली मुझे ये निकालेगा दुनिया काम की, जब कहाँ से वेबसाइट सीख के आए हो तुम। हाँ सही, जब वेबसाइट बन जाती है ये काम तो आखिर में करते हैं ना। नहीं, ये मैं आखिर में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले दिन ही आपको हुक बनाना सिखाता तो आप तो भाग ही जाते सारे, यार ये क्या मुसीबत है। अब आपको बेसिक तरीके से सारी चीज़ें करना आ गई हैं मैनुअल, तो अब आप थोड़ा सा, मैं आपको क्या कर रहा हूँ यार, कि थोड़ा सा खुद को क्या करें, साथ साथ इंप्रूव करने की कोशिश करें। अब ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ पेज को, तो जो कैटेगरीज को फेच करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कितनी कॉलें भेज रहा हूँ, 2 कॉल्स भेज रहा हूँ। भाई एक ही पेज है, एक ही पेज पे 2 डिफरेंट जगहों पे कैटेगरीज शो हो रही हैं, 6 जगहों पे भी चेंज हो सकती हैं। वाई आर वी मेकिंग 2 डिफरेंट कॉल्स फॉर द सेम थिंग। अच्छा, ये आप सोच रहे होंगे कि यार ये सारी 2-2 आ रही हैं, और कैटेगरी तो 4 दफ़ा आ रही हैं, 1 2 3 4, प्रोडक्ट भी 4 दफ़ा आ रहा है। तो ये पता है क्यों होता है, ये प्रोडक्शन में नहीं आएगा, ये डेवलपमेंट के दौरान आता है, और ये आता है बिकॉज ऑफ दिस। कभी इस पे भी बहस करेंगे, ये जो स्ट्रिक्ट मॉड सर है ना, स्ट्रिक्ट मोड। इसकी वजह से आता है। ये कभी बहस करेंगे स्ट्रिक्ट मॉड क्या होता है। अगर आप इसको कमेंट कर देना स्ट्रिक्ट मॉड को, तो फिर ये अननेसेसरी रेपिटेशन नहीं आएगी। फिर अब देखिएगा क्या होगा। सर जब हम नेटवर्क में जाते हैं तो हमारे स्लो क्यों हो जाते हैं स्लो डाटा पे से? नॉर्मली स्लो नहीं होता, बेसिकली या तो हमारे इंटरनेट की स्पीड स्लो है, या स्लो होने की एक रीज़न ये भी है कि हमने इसके अंदर ना बहुत सारी हेड और फुटर में CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइलें ऐड की हुई हैं। तो ये क्या करता है, पहले सर्वर पे जाके उन सारी फाइलों को रिजॉल्व करता है, फेच करके लाता है, इसलिए स्लो हो जाती है। बट अब देखें कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, कैटेगरीज को 2 दफ़ा कॉल्स भेज रहे हैं। तो ये तो नहीं होनी चाहिए भाई, कैटेगरी सेम है तो 2 दफ़ा क्यों कॉल भेज रहे हैं, एक ही दफ़ा कॉल नहीं भेजनी चाहिए, ठीक। दैट इज़ द प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम हमें पता है क्यों है, क्योंकि देखें जब ये कोड चलेगा तो होम का पेज चलेगा, होम के पेज में ऑब्वियसली पहले क्या चलेगा, नेप बार का कंपोनेंट, नेप बार के कंपोनेंट में एक कॉल जाएगी, ठीक। नेप बार के कंपोनेंट के बाद फिर क्या चलेगा, कैटेगरी का कंपोनेंट, फिर एक कॉल जाएगी। अब सपोज करेंगे ये कैटेगरीज 3-4 जगहों पे डिस्प्ले कर रहे हैं, तो फिर जितनी जगहों पे कैटेगरीज डिस्प्ले होनी होंगी नेटवर्क पे, उतनी कॉलें जाएंगी, डाटा तो सेम है। तो इससे आपकी एप्लीकेशन पे बुरा असर पड़ सकता है। लिहाजा आप ये जो काम कर रहे हैं ना, इसको यहाँ से भी ख़त्म कर दें और इसको यहाँ से भी ख़त्म कर दें, और वो जगह देखें ऐप डॉट जहाँ पे ये दोनों कंपोनेंट्स रेंडर हो रहे हैं, नेप बार भी और कैटेगरीज भी। तो आप वापस जाएं सोर्स में और
app.jsx में जाएं, ये है आपका nav बार और ये है आपकी कैटेगरीज। किधर है? होम के अंदर ऑब्वियसली कैटेगरीज है। तो आप क्यों ना एक ऐसा काम करें कि इस ऐप के अंदर आएं और यहाँ पे कॉल कर लें यूज़ फैच, और इस यूज़ फैच में आप इसे कंट्रोल Z करके यहीं से कॉपी कर लें, कंट्रोल X और यहाँ पे ये कर लें। अब आप इसे कितनी दफ़ा कॉल कर रहे हैं? एक दफ़ा। और ये डेटा फैच करके कहाँ ला रहा है? कैटेगरीज़ में। इस कैटेगरीज़ को आप पास कर दें नेव में बतौर प्रॉप, और यहाँ पे भी पास कर दें होम में बतौर प्रॉप। क्लियर? यस। अब मैं यहाँ पे नेव बार के अंदर जाऊँगा, यहाँ से नेव बार में क्या पास कर रहा हूँ? कैटेगरीज। तो यहाँ पे नेव बार में कैटेगरीज रिसीव भी नहीं करनी पड़ेंगी। प्रॉप्स रिसीव करने का तरीका पता ना? बस ये रिसीव की तो यहाँ पे अवेलेबल हो गई। इसी तरह यही कैटेगरीज होम में भी तो पास कर रहा हूँ, तो होम में पास कर रहा हूँ तो होम में जाके रिसीव नहीं करनी पड़ेंगी। लेकिन ये कैटेगरीज मुझे होम में तो नहीं चाहिए, होम से भी आगे कैटेगरीज के कंपोनेंट में चाहिए। तो यहाँ से फिर सेकंड लेवल पे प्रॉप्स पास कर दें और इस कैटेगरी के कंपोनेंट में आएँ और यहाँ पे आके उन प्रॉप्स को रिसीव कर लें। योर एवरीथिंग विल बी वर्किंग परफेक्टली फाइन। एंड नाउ इफ़ यू सी, आपकी नेटवर्क पे सिर्फ एक दफ़ा रिक्वेस्ट जाएगी फॉर द कैटेगरीज। इधर गया हमारा नेटवर्क। लेट्स रिफ्रेश इट अगेन। तो दिस इज़ द मोस्ट ऑप्टिमम। कैन यू सी दिस? कैटेगरी एक दफ़ा जा रही है लेकिन कैटेगरीज यहाँ भी शो हो रही हैं, कैटेगरीज यहाँ भी शो हो रही हैं, और इस पूरे पेज पे पूरी एप्लीकेशन में जितनी मर्जी दफ़ा जहाँ मर्जी कैटेगरी शो करें, सर्वर से एक ही दफ़ा कॉल पे वापस आएगी, बार बार सर्वर को कॉल नहीं जाएगी। एक चीज़ नेटवर्क को इंस्पेक्ट करते हुए देख लिया करेंगे, अक्सर आपके पास ना ये ऑल सेलेक्ट होता है। जब ऑल सेलेक्ट करेंगे ना तो ये बहुत सारी नेटवर्क रिक्वेस्ट दिखाएगा, सारे के सारे इमेजेस और सारा को सर। तो आपको सिर्फ अपने मतलब के रेलेवेंट एंड पॉइंट्स को देखना है, तो आप किस पे क्लिक करेंगे? फैच XHR। फैच से सिर्फ वो कॉलें दिखाएगा जो आप अपनी एप्लीकेशन से फैच यूज़ करके कर रहे हैं। ठीक है? तो अक्सर ये होगा कि आप इस चीज़ को देख के परेशान हो जाएंगे, हैं सर कर रहे थे तो उनके तो 2-3 कॉलें शो हो रही थी, हमारी तो अनगिनत शो हो रही हैं। तो मेक श्योर टू यूज़ दिस टूल इफेक्टिवली, नेटवर्क टूल स्पेशली। अब ये प्रोडक्ट को 2 दफ़ा कॉल जा रही है, तो मे भी हम इसमें भी कोई गलती कहीं कर रहे हैं, तो हम इसको भी ऑप्टिमाइज़ करेंगे। ठीक है? सो अब मैं डेव पर्पज़ के लिए ना इसको दोबारा ऑन कर लेता हूँ। ये कभी मौका मिला तो हम स्ट्रिक्ट मोड पे बहस करेंगे कि व्हाट डज़ इट डू एक्चुअली। इसको भी बंद कर दें, नेव बार को भी बंद कर दें, इसका काम ख़त्म। यूज़ फैच का भी काम ख़त्म। अभी तक यूज़ फैच का काम ख़त्म। जहाँ से मैं प्रोडक्ट कॉल करूँगा तो इसी को कॉल करूँगा। अभी देखिएगा प्रोडक्ट को भी यूज़ फैच से कॉल करते हैं। और होम पे जाएं और ये देखें कि प्रोडक्ट फैच कहाँ पे हो रहे हैं। लेट्स सी दिस इज़ द प्लेस वेयर आई एम फैचिंग द प्रोडक्ट्स एंड आई एम सेटिंग द प्रोडक्ट्स इन द लोकल स्टेट। ठीक है? आई विल नॉट डू इट अगेन बिकॉज देखें, अब इसमें देखें, इसमें मैं क्या गलती तो नहीं कह ले, लेकिन मैं कितनी बेसिक अप्रोच लगा रहा हूँ। ना एरर हैंडलिंग हो रही है, ना लोडिंग में को ट्रैक कर रहा हूँ, तो ये तो काम ख़राब है ना। तो मैं इस सारे को यहाँ से कर देता हूँ कमेंट, इसको भी कर देता हूँ कमेंट, और आई विल बी यूजिंग अ सिंपल लॉजिक। व्हाट? सॉरी, ये अगर आपको याद हो तो हमने प्राइस फ़िल्टर लगाए थे, मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस, जब हमने फेक स्टोर से API डाउनलोड की थी। ये उस वक्त की लॉजिक है, इसको बंद कर दें। अब हमने बैकएंड से करनी है। हैंडल सर्च भी उसी वक्त की है, हैंडल रेटिंग भी उधर की है, हैंडल प्राइस भी उधर ही है। इन सारों को क्या कर दें? बंद कर दें, और मेक श्योर करें कि ये कहीं यूज़ ना हो रहे हो, नहीं हो रहे, वो अननेसेसरी थे। ठीक है? अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? यूज़ फैच
और यूज़ फैच में क्या पास करूँगा, ये वाला एंड पॉइंट। तो अब देखिए मैं सेम यूज़ फैच यूज़ कर रहा हूँ, बट दिस टाइम किसके लिए कर रहा हूँ, प्रोडक्ट के लिए कर रहा हूँ। तो दिस इज ड्राई प्रिंसिपल यू कैन से। तो मैं कहूँगा जी कॉन्स्ट, और यहाँ पे करूँगा जी डेटा एरर लोडिंग। डेटा को रीनेम कर देते हैं और इधर क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स, और ये प्रोडक्ट्स, यहाँ तो प्रोडक्ट्स हमें चाहिए ही नहीं, हाँ, तो या तो आप रीसेंट प्रोडक्ट में एज अ प्रॉप पास कर दें, या ये डाटा फैचिंग करें जाके किधर, रीसेंट प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, सो हम अभी इधर ही कर रहे हैं रीसेंट प्रोडक्ट्स के अंदर, बल्कि रीसेंट भी नहीं, हमारे फीचर्ड प्रोडक्ट्स हैं ये। ठीक है, सो लेट्स गो टू द फीचर्ड प्रोडक्ट, ये, और फीचर्ड प्रोडक्ट के अंदर जाएं तो यहाँ हम फिर डाटा फैचिंग कर रहे होंगे। देख रहे हैं तो हम कितना गंदा काम कर रहे थे इससे पहले। गॉट इट, हर जगह यूज इफेक्ट यूज इफेक्ट यूज इफेक्ट, रश ही रश। तो अब पूरी एप्लीकेशन में जहाँ जहाँ डाटा फैच करनी है सिर्फ एक दफ़ा यूज इफेक्ट लगाना है आपको बस। तो अब या तो आप यहाँ पे रिसेंट कर लें या इसको उड़ा दें, इसको उड़ा दें और यहाँ पे एज अ प्रॉप रिसीव कर लें किसको, प्रोडक्ट्स को, और जहाँ पे रीसेंट प्रोडक्ट्स शो कर रहे हैं, सॉरी फीचर्ड प्रोडक्ट्स, वहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट्स कर दें। और आप देख लें कि ये कंपोनेंट कितना नीट एंड क्लीन हो गया, नथिंग इज इन इट, बट स्टिल इट वुड बी शोइंग एवरीथिंग एज एक्सपेक्टेड। तो अब आपको पता चला कि वो प्रोडक्ट की 2 कॉलें क्यों जा रही थी, तो अब प्रोडक्ट की भी 1 कॉल हो चुकी होगी। तो वी हैव एक्चुअली ऑप्टिमाइज्ड द नंबर ऑफ कॉल्स दैट वी आर सेंडिंग टू द नेटवर्क टू फेच द डेटा, और वी हैव रिड्यूस्ड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फंक्शंस एज वेल, या फंक्शनल कंपोनेंट्स एज वेल, एंड वी हैव परफॉर्म्ड द जेनेरिक वे ऑफ हैंडलिंग एवरीथिंग। क्लियर हो गया जी? एक दफ़ा यहाँ पे देख लें, मेक श्योर कर लें कि हम 2 दफ़ा जो प्रोडक्ट को फेच कर रहे थे दैट्स नो मोर इन देयर। एक दफ़ा आप इसको भी डिसेबल करके देख लें, किधर गया हमारा main.jsx, दिस एंड दिस, और अब आप यहाँ पे जाएंगे नेटवर्क पे, नेटवर्क और फेच को देखेंगे। कैन यू सी ओनली 1 कॉल फॉर द प्रोडक्ट्स, ओनली 1 कॉल फॉर द कैटेगरीज। क्लियर? कल मुझे यूट्यूब पे एक कमेंट आया, Yes. प्रॉबेबली पता नहीं कोई पाकिस्तानी था या इंडियन था, एंड ही गेव मी अ गुड सजेशन कि आप ना डेटा फैच करने के लिए हर जगह पे, अब खैर हर जगह तो नहीं, अब तो हम एक ही जगह डेटा फैच कर रहे हैं, तो आप डेटा फैच करने के लिए ना ये फैच यूज़ कर रहे हैं। तो एक और थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है एक्सियोस, इससे थोड़ी सी एडवांस है, तो हम डेटा फैच करने के लिए एक्सियोस लाइब्रेरी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी नहीं कर रहा बिकॉज अभी मुझे ऑथेंटिकेशन करनी है, अभी सेकंड पार्ट में हमारे 3 बज चुके हैं, तो अगले 1-2 घंटे में हम ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करेंगे। लेकिन कल या आने वाली क्लास में मैं इस फैच को भी चेंज करके इसको यूज़ करने में कोई हर्ज नहीं है, इट्स परफेक्टली फाइन। ठीक, लेकिन इसमें एक नुकसान ये हो सकता है, चले जब मैं एक्सियोस बताऊंगा तब यूज़ फैच का एक पोटेंशियल डैमेज बता सकता हूँ। तो इसके लिए उन्होंने सजेशन दी, तो मैंने कहा जी आई नो दैट पार्ट एज वेल, बट इनफैक्ट चूँकि अभी हम बिगिनर्स हैं तो सारा कुछ एक साथ हम नहीं पढ़ सकते, हम ग्रेजुअली अप जाएंगे। जैसे आज हमने पिछले सारी अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश की है। बहरहाल एनीवेज, एज ऑफ नाउ दिस इज़ दी ऑप्टिमम अप्रोच थ्रू विच वी एक्चुअली फेच द डेटा एंड वी परफॉर्म द डिफरेंट ऑपरेशंस। तो यहाँ तक समझ आ गया? सो मैं इस रिकॉर्डिंग पार्ट को यहाँ पे समेट देता हूँ